जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। हमने जो कल पिछले टॉपिक पे देखा था उसमें बेल्जियम की समझदारी देखा था। बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी के हिसाब से उसने सरकार का गठन किया, यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को बराबर का दर्जा उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में दिया था। तो बेल्जियम मॉडल हमने कल देखा था। आज उसी के जब हम दो देशों की कहानी पढ़ते हैं तो उसी में एक दूसरा देश है श्रीलंका। तो हम श्रीलंका में देखते हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब देखो सीधे शब्द में दिया हुआ है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है? बहुसंख्यकवाद। हमने पढ़ा था ना बहुसंख्यक। बहुसंख्यक क्या था? जिनकी संख्या ज्यादा रहेगी तुलनात्मक रूप से वो बहुसंख्यक होंगे। लेकिन यहाँ एक शब्द है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या किया? श्रीलंका ने बहुसंख्यक के आधार पर सरकार का क्या किया? गठन किया। इसीलिए क्या बहुसंख्यकवाद नाम ही हेडिंग दिया गया है। इसने क्या किया? श्रीलंका देखो 1948 में पहली बार तो स्वतंत्र हुआ। 1948 में स्वतंत्र हुआ। हम लोग देखे थे, हम लोग कब स्वतंत्र हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। उसी प्रकार से श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ कब हुआ? 1948 में स्वतंत्र हुआ, यानी हमसे बाद में स्वतंत्र हुआ है। स्वतंत्र बनाई, हम लोगों ने भी सरकार बनाई थी। हम लोगों ने कैसे सरकार बनाई थी? हमारे देश में भी जब अंग्रेजों ने हम छोड़ करके जब अंग्रेज चले गए थे तो हमारे देश के लोगों ने अंतरिम सरकार बनाई थी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि नेताओं ने ही अपने लोगों में वोट दे करके एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया था, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए थे। लेकिन यहाँ इन लोगों ने क्या किया? 1948 में स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने एक सरकार बनाई, और सरकार किस आधार पर बनाई? बहुसंख्यकवाद के आधार पर। बहुसंख्यकवाद के आधार पर। अब बहुसंख्यकवाद पे इन्होंने क्या किया? बहुसंख्यकवाद के आधार पे इन्होंने सरकार बना दिया। और हमने देखा था बेल्जियम ने क्या किया था, दोनों लोगों को बैलेंस में रख करके सरकार बनाई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? बहुसंख्यकवाद के आधार पे सरकार बना दिया। तो बहुसंख्यक कौन थे? कौन सा समुदाय बहुसंख्यक था? सिंघाला। तो यानी सिंघाला बहुसंख्यक था, तो सरकार किसकी बनी? सिंघाला समुदाय की सरकार बनी। समझ में आया ना? यानी सिंघाला की क्या हुई? सिंघाला, सिंघलियों, कुछ भी बोल सकते हो। सिंघाला की क्या हुई? सरकार बनी। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यकवाद पे इन्होंने क्या किया? सरकार का गठन किया। तो सिंघाला की क्या हुई? सरकार बनी। तो सरकार बैठ के कहां काम करती है? संसद में ही तो करती है। यहां पर बैठ करके इन्होंने काम किया, और काम में निर्णय क्या लिया? इन्होंने जो सिंघली भाषा थी उसको राजभाषा घोषित कर दिया। सिंघली भाषा को क्या कर दिया? सिंघाला को, या सिंहला जो भी है, सिंघाला को क्या कर दिया? राजभाषा घोषित कर दिया। अब देखो राजभाषा से क्या हुआ, यानी इन्होंने बहुसंख्यकवाद पे एक तो सरकार बनाई, सिंघाला समुदाय की सरकार बनी, संसद में बैठकर काम किया इन्होंने, और क्या किया? उसमें डिसीजन लिया कि सिंघाला को राजभाषा घोषित कर दिया गया। उसके अलावा जो सिंघली समुदाय के लोग थे उनको यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में सबसे पहले प्राथमिकता देने लगे थे। प्राथमिकता का मतलब क्या होता है? वरीयता देना। यानी सबसे पहले एडमिशन सिंघाला समुदाय के लोगों का होगा, उसके बाद बचेगा कुचेगा तो दिया जाएगा तमिल वालों को। दो ही समुदाय थे ना। उसके अलावा राजभाषा, चाहे तुमको आए या न आए सिंघली, लेकिन देश में चलेगी एक ही भाषा। कौन सी? सिंघाला भाषा। अब हमारे यहाँ देखोगे तो हमारे यहाँ हिंदी ज्यादा बोली जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब होता है प्रशासनिक कार्य करने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल किया जाए। जैसे पत्र लिखना है, या कोई कोर्ट से या कानून का जो भी काम काज है वो उस भाषा में होना चाहिए।
तब तमिल वाले सिंघाला न जाने उनके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया। यानी सही हो रहा था क्या ये? नहीं, एक विशेष समुदाय को इसको संरक्षण दे दिए। बौद्ध धर्म को संरक्षण का मतलब क्या है? सिंघाला वाले ज्यादा कौन धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। तो इन्होंने अपने बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए संरक्षण दे दिया कानून के द्वारा। लेकिन तमिल वालों को 1956 में इन्होंने एक विधेयक पारित किया था। कब पूछा जाता है? 1956 में। 56 में इन्होंने एक विधेयक पारित किया था जिसके तहत बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। समझाया ना? कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में प्राथमिकता भी दी गई। सबसे बड़ी चीज नोट पॉइंट में, श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948। किस आधार पर सरकार बनाई? बहुसंख्यकवाद के आधार पे। किस समुदाय की सरकार बनी? सिंघली समुदाय की सरकार बनी। संसद में बैठ करके उन्होंने क्या किया? काम किया। सिंघाला की सरकार संसद में बैठ के काम की। 1956 में एक विधेयक आया जिसमें सिंघाला को राजभाषा घोषित कर दिया गया। उनके अलावा जो सिंघली समुदाय के लोग थे उनको यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में या नौकरियों में वरीयता दी जाने लगी। सबसे पहले उनकी नौकरी। इस प्रकार का इन्होंने संरचना बनाया, गठन किया सरकार का। वही हमने बेल्जियम कंपेयर करेंगे दोनों का, तभी पता चलेगा। सरकार इसीलिए दिया गया सत्ता की साझेदारी। उन लोगों ने बंटवारा कर दिया दोनों समुदायों को बराबर, लेकिन इन्होंने क्या किया? जिसकी संख्या ज्यादा थी उसको क्या कर दिया? उस समुदाय की सरकार बना दी। कानून इस प्रकार का बनाया कि केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, इनके धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया। सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित किया, इनकी भाषा को कोई वरीयता नहीं दी। अब जब तमिल के बारे में कुछ होगा नहीं तो तमिलों की क्या हो गई? सरकार से नाराजगी। सरकार क्या थी? असंवेदनशील हो गई थी। असंवेदनशील का मतलब क्या होता है? एक चीज होता है संवेदना, जैसे कोई बात हम कहें तो कोई उस पर गौर करे, सुने, दूसरे को कष्ट को महसूस करे, एक संवेदना हो गई। लेकिन वह सरकार क्या थी? वो लोग लाख गुना अपना चिल्ला रहे थे अपनी मांग को लेकर के, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यानी कोई इफेक्ट ही नहीं था कि एकदम बहरी सरकार, गूंगी बहरी सरकार इसको हम कहते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला हाल। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनके साथ भेदभाव किया। किसके साथ? तमिल वालों के साथ। क्योंकि प्रायोरिटी किसको दे रहे थे? सिंघाला समुदाय को। और तमिल वालों को क्या करे? तो उनकी न तो संस्कृत को दे रहे थे, न तो उनको नौकरी में वरीयता, न तो कॉलेजों में एडमिशन की वरीयता। यानी तमाम प्रकार के उनके धर्म को संरक्षण भी नहीं दे रहे थे। जो उसमें ईसाई थे, हिंदू थे या कुछ अल्पसंख्यक मुस्लिम थे, उनको संरक्षण देने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने समुदाय को देने की बात करते। परिणाम की बात की जाएगी। हमने अब तक क्या देखा कि विधेयक का प्रभाव क्या था? प्रभाव देखा। अब उसके परिणाम देखेंगे। परिणाम का मतलब क्या होता है कि विधेयक कानून जो बनाया गया तो उसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह हुआ कि तमिलों ने एक अपनी अलग पार्टी बना ली। सरकार के विरोध में तमिलों ने एक अपनी अलग, कि हमको तमिल को राजभाषा घोषित कर दिया जाए। यानी तमिल को राजभाषा घोषित किया जाए और तमिल को भी संस्कृतियों को बढ़ाने का और नौकरियों के समान अवसर दिए जाए। यानी तमिल वालों ने क्या किया? नाराजगी से उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, नौकरियों में समानता की बात किए। उनके अलावा वो भी अपनी भाषा को राजभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ, गई स्थिति कैसी बन गई? गृह युद्ध जैसी। क्यों बन गई? क्योंकि सरकार इनकी मांगों को सुन नहीं रही थी। गृह युद्ध क्या होता है? जब हम सरकार के खिलाफ जा करके कोई मांग करते हैं और सरकार वो मांग करने पे सरकार उसे न सुने और जो मांग करने वाले लोग हैं वो उग्र हो जाएं, यानी हिंसात्मक हो जाएं, वही क्या होता है? गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध देश में ही होता है। देश के अंदर ही सरकारों के खिलाफ होने वाला हिंसक आंदोलन ही क्या होता है? गृह युद्ध होता है। तो श्रीलंका में गृह युद्ध ऐसी स्थिति बन गई। कारण उसका क्या था? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। एक समुदाय को प्राथमिकता दी जा रही थी, दूसरे समुदाय को वंचित किया जाता था अधिकारों से। इसको लेकर के तमिलों में नाराजगी थी। पार्टी की अलग अपना गठन कर दिया। में सरकार के खिलाफ ये लोग आ गए और सड़कों पर उतर गए अपनी मांगों को लेकर के। मांगों को लेकर के जब उतर गए, लेकिन सरकार इनकी एक भी नहीं सुनी। तो जब इनकी सरकार ने नहीं सुना तो ये लोग और क्या हो गए? उग्र हो गए, हिंसा करने लगे जगह जगह पे। तो
तो हिंसा के परिणाम क्या होते हैं? भयावह ही तो होते हैं। तो गृह युद्ध में क्या हुआ? अब भाई जब युद्ध होगा, गृह युद्ध नाम है दिया है, गृह युद्ध। गृह युद्ध नहीं अगर जैसे समझ में आए ना, तो जान लेना घर में जो छोटा छोटा हुआ होता है, थरिया पटकान, गिलास पटकान, हाँ होता है ना, वह समझ लो गृह युद्ध है। एक घर है, वही घर के अंदर फैटी फैटा चल रहा है दोनों ओर से। नहीं सुनते गांव तो और एकदम से मतलब होता ही रहता है बराबर। लोग कहते हैं जहां बर्तन रहेगा वहां खनकेगा ही या बजेगा ही, तो समझो वह गृह युद्ध है। एक घर में जब दो लोग आपस में फैटी फैटा कर रहे हो, वही गृह युद्ध है। तो गृह युद्ध भी वही था। उस देश के ही लोग थे, तमिल वाले भी, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ वो युद्ध मतलब हिंसात्मक कर रहे थे। कारण था सरकारें उनकी आवाज नहीं सुन रही थी। परिणाम इस गृह युद्ध के क्या हुए? लाखों लोग मारे गए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे गए दोनों समुदाय से। अब जब हिंसा होती है तो देखते हो क्षति भी होती है, नुकसान होता है। सरकार संपदाओं की, जो सरकारी संपदाएं हैं, बस है, ट्रेन है, आगजनी कर दी जाती है। ये सब इमारतें हैं या धरोहर हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति कहाँ उत्पन्न हो गई? श्रीलंका में। तो गृह युद्ध का यही परिणाम था। उसके बाद गृह युद्ध के परिणाम के तहत यह गृह युद्ध कब शांत हुआ? तो 2009 में। सोचो 1900 दशक की आवाज जो उठाई गई थी वो आकर के कब शांत हुई? 2009 में। यानी सरकार के खिलाफ जब कोई जाता है अपनी मांग को लेकर के, तो काफी लंबा जब संघर्ष करना पड़ा तो वो लोग हिंसात्मक हो गए, स्थिति गृह युद्ध में बदल गई। तो परिणाम यह हुआ कई लोग मारे गए। गृह युद्ध होता क्यों है? यही कारण होता है, जब तक कुछ खटपट नहीं होगी, अनबन होगी नहीं, तब तक काहे गृह युद्ध होगा। अब ऐसे नहीं ना कि घर में कोई आया तो कोई अपनिए में क्या किया, पड़ाक दे लगा मारना स्टार्ट कर दिया झूठा बिना कोई मतलब के। वैसे तो होगा नहीं। जब तक कोई अनबन नहीं होगी आपस में, तब तक तो विवाद नहीं होगा। तो वही आपस में विवाद हुआ सरकार के खिलाफ, तो लोगों में क्या हो गया? गृह युद्ध की भावनाएं, तमिल और सिंहली समुदाय, दोनों समुदाय आपस में टकराने लगे। उसमें दोनों समुदायों से दोनों लोगों का नुकसान हुआ। 2009 में जा करके यह गृह युद्ध क्या हुआ? शांत हुआ। देखा कि मतलब किस प्रकार से दोनों देश की कहानी को हमने समझ लिया ना, जो किस प्रकार दो देशों में तुलनात्मक अगर हम तुलना करेंगे तो बेल्जियम हमको क्या समझ में आएगा? मॉडल के रूप में। यानी बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी दिखाया कि वहां किसी भी प्रकार का गृह युद्ध या अशांति का वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद के आधार पर सरकार का गठन किया, तो इसके हिसाब से वहां गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारा देश भी ऐसे ही होता है, और हर देश की स्थिति है। हर देश में दोनों संप्रदायों को बराबर मतलब बैलेंस में रख करके चला जाता है। अब अगला हम देखते हैं कि अब इस पे जो टॉपिक है, ये समझ में आ गया ना, श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी। अब देखो शासन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। शासन का अंग क्या होता है, शासन के प्रकार क्या होते हैं, उनके बाद शासन के प्रकार में जानते हैं हम। शासन के क्या होते हैं? विभिन्न अंग होते हैं। विभिन्न अंग का मतलब क्या होता है? कैसे कोई शासन करता है? अकेला आदमी थोड़ी करता है। विभिन्न अंग, देखो शासन के विभिन्न अंग होते हैं। जैसे हमारा है शरीर में, हाथ एक है, पैर है, अंग है कि नहीं है? उसी प्रकार जो सरकार है, शासन का मतलब क्या होता है? शासन करने वाला, चलाने वाला। उसके भी क्या है? अंग है। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्या है? ये शासन के अंग हैं। अंग मतलब समझते हो ना, पार्ट एक है शासन के। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका का मतलब होता है विधेयक। विधेयक क्या होता है? कानून या नियम। जब विधायिका का मतलब होता है कोई नियम या कानून बनाया जाए, कोई नियम। जैसे नियम का मतलब है कि हेलमेट पे जो जुर्माना है, गाड़ी का, वाहन का जो जुर्माना है, उसको क्या किया जाए? 2000 की बजाय अब 5000 कर दिया जाए। तो संसद में वो एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। तो विधेयक ही क्या है? विधायिका है।
समझ में आया ना। कार्यपालिका का मतलब देखो, कार्यपालिका सीधे शब्द ही दिया है, कार्यपालिका यानी उस विधेयक को लागू कराने का काम कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। ये तो नियम है, लेकिन नियम को पहुंचाने का काम लोगों तक कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। तो कार्यपालिका भी दो तरह की होती है, एक अस्थाई होती है और एक अस्थाई होती है, एक राजनीतिक होती है और एक प्रशासनिक होती है। राजनीतिक का मतलब क्या होता है, देखो नेता होता देखते हो ना, कोई योजना आती है तो गांव में अपने क्षेत्र में जाते हैं ना, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ना, वो अस्थाई वाले हैं, अस्थाई कार्यपालिका वाले हैं। राजनीतिक है वो 5 साल के लिए हैं। और दूसरे लोग होते हैं कौन, प्रशासनिक। प्रशासनिक मतलब नौकरशाह। नौकरशाह का मतलब क्या होता है, नहीं देखते हो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, वही नौकरशाह होते हैं। जैसे सिंपल सुनो, एक मान लेते हैं ये जुर्माना बना दिया गया हेलमेट का, ठीक है, या एक नियम बनाया विधेयक, ठीक, ये विधायिका हो गई। कार्यपालिका उसको क्या करेगी, लागू करवाएगी ना। तो आखिर ये 500 रुपया कौन लेगा, संसद लेगी, लेने का काम कौन करेगा, चालान कौन काटेगा, कार्यपालिका ही तो करेगी। तो जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, चाहे आईपीएस होंगे, चाहे एसपी एसएसपी होंगे, चाहे एसपी होंगे, जो भी मतलब आएंगे पुलिस विभाग में, वही लोग तो लेंगे इसको। कोई भी नियम, हमने उदाहरण दिया, कोई भी नियम का जब संचालन कार्यपालिका के द्वारा ही होता है। नियम को एक तरह से मनवाना, कि नियम को लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, मनवाने का काम कौन करेगी, कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका भी देखो 3 तरह की होती है, एक तो सर्वोच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय, एक जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इन सब केसों में क्या करती है कि कोई विधेयक अच्छा विधेयक है कि नहीं, लोगों के हितकर है कि नहीं, संवैधानिक है कि नहीं, उस विधेयक को कार्यपालिका अच्छे ढंग से क्रियान्वित कर रही है कि नहीं, उसकी देखरेख कौन करता है, न्यायपालिका। जैसे अगर वो देखेगा कि संविधान के दायरे में रह करके इसको नहीं बनाया गया है, इससे आम जनमानस को नुकसान होता है, तो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय उस विधेयक को रद्द भी कर सकती है। इतना पावर होता है। तीनों का अपने अपने स्तर पे एक अलग अलग पावर होता है, तीनों की संरचना इस प्रकार की गई है। न्यायपालिका यदि वह न्याय के खिलाफ रहेगा कानून, तो उसको क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। समझ में आया ना। तो तीनों यह किसके हैं अंग, शासन के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कार्यपालिका भी 2 तरह की, एक प्रशासनिक कार्यपालिका और एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई मतलब नेता वाले जो हैं। समझ में आ गया ना, ये समझ में आया ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखो सरकार भी 2 तरह की होती है। हमने बेल्जियम में देखा था क्या, 4 तरह की सरकार, लेकिन अमूमन जो भी हमारे देश में अगर देखा जाएगा या बाकी और देशों में देखा जाएगा तो लगभग 2 तरह की सरकारें होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार होती है ना। ये सरकार के क्या प्रकार हैं, ये भी वो हमने देखा था, शासन के अंग, यानी शासन किस प्रकार किया जाता है उसके अंग हमने देखा था। ये सरकार जो होती है वह 2 तरह की होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। राज्य सरकार के अधीन एक आती है स्थानीय सरकार भी होती है, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत होती है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। अब देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों में क्या अंतर है। केंद्र सरकार का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पूरे देश को चलाने का जो काम करेगा या पूरे देश के लिए एक नियम, एक जैसा नियम, एक जैसी पॉलिसी जो लाएगा, वो कौन ला सकता है, केंद्र सरकार ला सकती है। चाहे विदेशी मामले हो या रक्षा हो, रक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं, वह पॉलिसी कौन कर सकती है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार को भी अपने राज्य के अंदर कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे राज्य के जो कर्मचारी होंगे, जैसे सिपाही होते हैं, पुलिस वाले होते हैं,
उनकी नियुक्ति, उनकी वेतन, उनका उम्र, उनकी कैटेगरी क्या रहेगी, वो सब डिसीजन कौन लेता है? राज्य सरकार। लेकिन देश की जो सेना होती है उसके बारे में कौन कार्य करता है? केंद्र सरकार करती है। ये लोग भी कहां काम करते हैं? ये लोग भी संसद में ही तो काम करते हैं। और संसद के भी हमने बताया था ना 3 अंग, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और उसके अलावा राष्ट्रपति। देखो ये सरकार जो होती है केंद्र सरकार, ये भी संसद में बैठ करके काम करती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखो विधेयक जो आया है, विधेयक क्या होता है उसी को हम बता रहे हैं। विधेयक को लोकसभा में या तो पेश कर सकती है, राज्यसभा में पेश कर सकती है। दोनों जगह से जब पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति का क्या होगा? सिग्नेचर होगा। उसके बाद वह विधेयक क्या हो जाएगा? नियम बन जाएगा। फिर कार्यपालिका उसको पहुंचाएगी लोगों तक, फिर न्यायपालिका उसको देखेगी कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, या वह न्याय संगत कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शासन के ये भी प्रकार ही हैं। तो 2 प्रकार की सरकारें, केंद्र, राज्य। उसी प्रकार से राज्य सरकार में देखेंगे तो ये लोग भी कहीं बैठ करके काम करते हैं। कहां करते हैं? विधानमंडल में। ये लोग संसद में करते हैं, ये लोग कहां करते हैं? विधानमंडल में करते हैं। किसी किसी राज्य में विधान परिषद होती है और विधानसभा दोनों होती है, और किसी राज्य में केवल विधानसभा ही होती है। समझ आया ना? तो ये सरकार के जो भी मतलब काम करने के तरीके हैं। तो विधेयक किसी में भी पारित किया जा सकता है। जैसे लोकसभा मान लो पेश हुआ है कोई बिल, ठीक है, लोकसभा में वो पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाके वो रुक गया, तो वो बिल आगे राष्ट्रपति तक नहीं जाएगा, वहीं खत्म। जब इन दोनों से पास हो जाएगा तब जाकर के उस पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे, तब वह नियम बनेगा। तो इस प्रकार से शासन किया जाता है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब ही देखो, इसमें भी बंटवारा किया गया है, मौका सबको दिया गया है। जैसे हमारे देश में भी विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो भारत ऐसे बड़े देश में भी जहां विविधता है वहां के लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। यहां ऐसा नहीं है कि भाषा के आधार पर, श्रीलंका जैसा हालत नहीं है। श्रीलंका में तो देखो क्या हालत हो गई थी, भारत में अगर उस प्रकार हो जाए तो पता नहीं कितना बड़ा गृह युद्ध हो जाएगा। इसीलिए सबको बैलेंस में करने के लिए अलग अलग सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। आरक्षण के अनुसार महिलाओं को भी, कुछ SC वालों को भी, कुछ पिछड़े को भी, मतलब इस तरह का मंत्रियों में भी कुछ बैलेंस बना करके रखा जाता है। तो इस तरह से सरकारें चलाई जाती हैं। तो हमने देखा 2 देशों में बेल्जियम ने किस तरह समझदारी दिखाया और श्रीलंका फंस गया वहीं। शासन के प्रकार के हमने देखा, शासन के अंग को हमने देखा, शासन का अंग हमने देखा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के जो हमने प्रकार देखा तो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, राज्य सरकार एक राज्य के लिए, ये हमने देखा। इसके बाद अगला हमारा जो भी टॉपिक आएगा उस पर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके।